हेलो स्टूडेंट्स, हमारा पहला चैप्टर खत्म हो चुका था विद्युत क्षेत्र। उसके बाद में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं आज, जिसका नाम है गाउस का नियम एवं इसके अनुप्रयोग, गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। तो एक साइंटिस्ट हैं गाउस, जिन्होंने अपना एक नियम दिया है और उसके जो उपयोग हैं, अनुप्रयोग हैं, उसके एप्लीकेशन हैं, उसके बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये तो हमें पाठ के नाम से ही पता चल रहा है, लेकिन ये जो हम पढ़ेंगे गाउस का नियम, उससे पहले आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म समझनी बहुत जरूरी है। उस टर्म को समझने के बाद में हम इस नियम को पढ़ते हैं। तो वो टर्म क्या है? वो टर्म है हमारे पास में विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको आप कैसे समझेंगे? आप पहली बार देख रहे हैं ये वर्ड फ्लक्स। क्या होता है फ्लक्स? तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये एक तरह से बहाव की मात्रा है। जैसे कि आपने पानी को बहते हुए देखा, ये पानी बह रहा है, यहां से मेरे सामने से आपको इमेज करना है कि यहां से क्या है, पानी बह रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें पानी के रास्ते में कोई क्षेत्रफल, जैसे कि मेरा ये हाथ है, और ये इमेज कीजिए कि ये हाथ बीच में से भरा हुआ नहीं है, एकदम यहाँ से खाली है, केवल इसकी ये बाउंड्री लाइन है, और इसको ऐसे रख देता हूं तो इसके बीच में से होके पानी निकलेगा। वो कितना पानी इसमें से होकर के निकल रहा है, ये होगा पानी का बहाव या पानी के बहाव की मात्रा। इसे बोलते हैं हम फ्लक्स। तो यहाँ पे तो हम ये पानी का फ्लक्स देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है? विद्युत का फ्लक्स। तो पानी की जगह किसे बहाओ? विद्युत को बहाओ। और विद्युत के लिए हम क्या लेते हैं? अभी तक हमने पढ़ा है विद्युत के लिए हम आवेश लेंगे जो विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। तो यहाँ पे हम विद्युत क्षेत्र लेते हैं और विद्युत क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र रेखाओं के रूप में बहाते हैं, इस तरह से, और उसके बीच में एक क्षेत्रफल रखेंगे। अब इस क्षेत्रफल से जितना विद्युत क्षेत्र गुजरता है वही क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स हो जाएगा। तो बहुत ही सीधी डेफिनेशन है विद्युत फ्लक्स की, किसी क्षेत्रफल से। अब ये भी जरूरी है कि ये क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? यह बंद होना चाहिए, या फिर अब आप देखिए, ये जो मेरा ये हाथ का पोर्शन है, ये वाला, ये खुला हुआ है, इधर से बंद नहीं है, ऊपर से यदि ये मार्कर लग के इस तरह से इसको मैं बंद ना करूं तो ये क्या है? खुला हुआ है। और अब मैं इसको ऐसे बंद कर देता हूं तो ये एक रेक्टेंगुलर बन गया, एक आयत बन गया। इसके बीच में से होकर के हम किसी को भी विद्युत क्षेत्र को निकालें या फिर पानी को निकालें, तो ये तो बंद क्षेत्रफल है। लेकिन मैं इसको ऐसे खुला छोड़ता हूं तो क्या इस खुले छोड़ने के बाद में इसमें से जो विद्युत क्षेत्र या फिर पानी निकल रहा है उसका फ्लक्स हम निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे जो हम क्षेत्रफल लेंगे वो क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और उसमें से होकर के हम विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे, और जितना विद्युत क्षेत्र निकलेगा उसे कहेंगे हम विद्युत फ्लक्स। तो कैसे डिफाइन करते हैं हम इसे, विद्युत फ्लक्स को? देखिए, तो ये होता है हमारे पास में विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कैसा ले रहे हैं हम? यूनिफॉर्म है, एक समान है, और उस विद्युत क्षेत्र में रखे बंद क्षेत्रफल से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र का कुल मान विद्युत फ्लक्स कहलाता है। तो किसी बंद क्षेत्रफल को जब हम विद्युत क्षेत्र में रखेंगे, उससे जितना भी विद्युत क्षेत्र निकलेगा वही क्या होगा? विद्युत फ्लक्स होगा। इसे हम फाई से लिखते हैं। इसे किससे लिखते हैं हम? फाई से लिखते हैं। और इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे? मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए हम इसको कैसे हल करते हैं? देखिए, ये एक विद्युत क्षेत्र लिया हमने जो एक समान है। हम विद्युत क्षेत्र कैसा लेते हैं? एक समान। और ये इसकी डायरेक्शन है ई वेक्टर की। इसके अंदर हमने ये एक समतल क्षेत्रफल को रखा है। ये हमने क्या किया? समतल क्षेत्रफल को रखा। तो इस क्षेत्रफल की डायरेक्शन किधर होगी? इस क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? तो 11वीं क्लास में हमने ये देखा था कि जब भी हम क्षेत्रफल की दिशा लेते हैं तो वो पृष्ठ के लंबवत लेते हैं। तो ये हमारे पास में जैसे कि एक पृष्ठ है, तो इसके लिए क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी? इधर सामने की तरफ मार्कर की डायरेक्शन में ऐसे लंबवत। यदि ये पृष्ठ ऐसे रखा हो तब दिशा क्या होगी? तब दिशा ऐसे हो जाएगी। ऐसे रखा हो तो दिशा ऐसे हो जाएगी। अब हमारे पास में यहाँ पे पृष्ठ इस सिचुएशन में है, बिल्कुल इस तरह से रखा हुआ है, तो इसके क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी?
इस तरह से लंबवत होगी। ये होगा हमारे पास में एस वेक्टर, और ये डायरेक्शन किसकी है, ये डायरेक्शन है ई वेक्टर की, और इन दोनों के बीच में बनने वाला कोण माना कितना है, थीटा है। ये सिचुएशन बनती है हमारे पास में। तो अब हमें क्या करना है, हमें इस क्षेत्रफल से निकलने वाले कुल विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये जो क्षेत्रफल है एस वेक्टर, ये इस तरह से रखा हुआ है, तो इसमें से कितना पोर्शन पूरा काम में आने वाला है। तो एक बात बताइए, मेरा हाथ ऐसे है एकदम सीधा, तो ये पूरा का पूरा हाथ काम में आएगा, इसमें से होकर के, पूरे में से होकर के विद्युत क्षेत्र निकलेगा। या फिर पानी की बात करें तो वो पानी पूरे में से होकर निकलेगा। मैं इसको ऐसे थोड़ा तिरछा कर देता हूं, क्या पहले के बराबर ही निकलेगा, नहीं निकलेगा, अब थोड़ा कम हो जाएगा, और तिरछा कर देता हूं और कम हो जाएगा, और बिल्कुल ऐसे फ्लैट कर दूं तो जीरो पानी इसमें से होकर के निकलेगा, मतलब बिल्कुल भी पानी नहीं निकलेगा। तो इस तरह से ये जो हाथ की डायरेक्शन है, हाथ की सिचुएशन है, या फिर इस क्षेत्रफल की जो सिचुएशन है, उस पर डिपेंड करता है कि इसमें से होकर के निकलने वाला पानी या फिर विद्युत क्षेत्र कितना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये क्षेत्रफल हमारे कितना काम में आता है, तो यहाँ पूरा काम में आ रहा है, यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, यहाँ और कम हो गया, और यहाँ पे क्षेत्रफल बिल्कुल भी काम में नहीं आ रहा, क्योंकि अब क्षेत्रफल हमारे एकदम ऐसे लंबवत हो चुका है। तो हमारे पास में यहाँ पे क्षेत्रफल कितना काम में आता है, तो हमारे पास यहाँ क्षेत्रफल वही काम में आएगा जो विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में हम एस वेक्टर का घटक लेते हैं। तो आपने देखा था इस तरह से जब हम इस पे घटक कंपोनेंट्स बनाते हैं, तो जो थीटा से चिपकी हुई साइड होती है वो होती है कॉस वाली साइड, और बची हुई दूसरी होती है साइन। तो ये तो होगी साइन वाली साइड, लेकिन ये हमारे काम में नहीं आने वाली है, हमें तो उधर वाली साइड से ही काम चलाना है, या उस कंपोनेंट से ही काम चलाना है। तो ई वेक्टर की डायरेक्शन में एस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा एस कॉस ऑफ थीटा, ये एस वेक्टर का कंपोनेंट होगा। तो इस दिशा में कितना विद्युत क्षेत्र यहां से निकल रहा है, तो वो इन दोनों के गुणनफल से दिया जाएगा। तो जो निकलने वाला फ्लक्स होगा वो कितना होगा, तो देखिए इसको हम पहले तो लैंग्वेज लिखते हैं इसकी, माना तो ये हमारे पास में क्षेत्रफल रखा हुआ है, तो इससे निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई इज इक्वल टू इन दोनों के गुणनफल से दिया जाएगा, एक तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन में जो हमारे पास में इसका घटक है, हम इनका परिमाण लेते हैं, तो E इंटू एस कॉस ऑफ थीटा, ये होता है हमारे पास में कुल फ्लक्स। या फिर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आपने पढ़ा था 11th क्लास में, ए बी कॉस ऑफ थीटा। क्या होता है ए बी कॉस ऑफ थीटा, ए बी कॉस ऑफ थीटा, तो ये होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ये नोट नहीं करना है, ये रख लिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो इस तरह से हम इसको विद्युत फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, इस तरह से विद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं इसके मात्रक की बात करूं तो इसका मात्रक क्या होगा, देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होगा, फाई का मात्रक क्या होगा, फाई का मात्रक। तो आपने देखा था विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। विद्युत क्षेत्र हमने ऐसे पढ़ा था, E वेक्टर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन चार्ज, तो न्यूटन प्रति कूलम इनटू क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा ये, यहाँ पे रफली देखिए, न्यूटन प्रति कूलम इनटू मीटर स्क्वायर। तो कैसे लिख सकते हैं हम इसको, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। या फिर विद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर, ये हमने पढ़ा था। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक हो गया वोल्ट प्रति मीटर इनटू क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो क्या रहा, अथवा
क्या रह जाएगा, देखिए उधर वोल्ट इनटू मीटर। तो ये इसका मात्रक होता है। अब हम इसकी विमा की बात करें तो विमा क्या होगी, तो विमा देखते हैं विद्युत क्षेत्र की, आपको नीचे ही लिखना है, मैं इधर लिख रहा हूं। विमा की बात कर रहे हैं, विमा क्या होगी, तो फाई की विमा इज इक्वल टू ई वेक्टर की विमा, विद्युत क्षेत्र की विमा। याद है तो अच्छा है, डायरेक्टली लिख दो, नहीं तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा, फोर्स बटे कूलम, तो बल बटे आवेश, बल की विमा लिखेंगे हम ऊपर m1 L1 T-2 बटे आवेश की विमा लिखते हैं A1 T1। ये तो भी विद्युत क्षेत्र की बात। विद्युत क्षेत्र के लिए हमने m1 L1 T-2 बल बटे कूलम इस तरह से लिख दिया, इनटू क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल के लिए L की पावर 2। तो क्या हो जाएगी, फाई की विमा m L T और A के पदों में, तो देखेंगे हम m की पावर कितनी है, m की पावर 1, L ये रहा L1 एंड L2, और कहीं है क्या, नहीं है, तो L की पावर कितनी हो गई 3। T की बात करें, T की पावर -2 और 1 और ऊपर गया तो कितनी हो गई टोटल, T की पावर हो गई -3 और A की पावर ऊपर जाएगी तो -1। तो ये हो गई फाई की विमा m1 L3 T-3 A-1। ये फ्लक्स आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसमें थोड़ा सा और है, जो एक कंडीशन है, जो एक सिचुएशन है, उसके लिए हम फ्लक्स को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं अभी। ये आपको नोट करना है, ये टोटल आपका रफ वर्क है, ये आपको नोट करना है कंप्लीटली। कभी कभी क्या है कि हमारे पास में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो एक समान नहीं होता। कैसे, देखिए जैसे कि ये है, तो यहां पे विद्युत क्षेत्र कैसा है, ज्यादा। जब हमने क्षेत्र रेखाओं के बारे में पढ़ा था, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में, तो हमने ये देखा था कि जहां पर क्षेत्र रेखाएं पास पास में हो या फिर सघन हो, डेंस हो, वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा होता है, और जहां दूर दूर हो वहां विद्युत क्षेत्र कम होता है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र कम है, यहाँ पे ज्यादा है, और इसमें हम ये क्षेत्रफल को ऐसे रखते हैं, ये बंद क्षेत्रफल रखा हुआ है, ये ई वेक्टर है। तो हम क्या करें, कैसे इसको कैलकुलेट करें, इसमें से कितना फ्लक्स निकलेगा उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं कोई। यहाँ पे हमने कोई अल्पांश क्षेत्रफल लिया, यहाँ भी ले सकते हो कहीं भी, और ये इसकी डायरेक्शन है ds वेक्टर की। हमने अल्पांश क्षेत्रफल लिया, ये ds वेक्टर की डायरेक्शन, और यहाँ पे ई वेक्टर की डायरेक्शन लेफ्ट ये है, और इनके बीच में एंगल बन रहा है थीटा। तो यहाँ पे पहले तो हम इस अकेले अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तो जब क्षेत्रफल एक समान ना हो, सॉरी विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो, तब क्या होगा, तो जब तो ये होगा कि जब क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र एक समान नहीं है, तो हम क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे और इसके लिए फ्लक्स निकालते कि यहां से कितना फ्लक्स निकल रहा है, ये जो इतना सा हिस्सा है इससे होकर के कितना फ्लक्स निकल रहा है, तो हम निकालेंगे डी पाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होगा, ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एस वेक्टर की जगह हम क्या ले रहे हैं, डीएस वेक्टर, तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही यहाँ पे फिर दूसरा क्षेत्रफल लेंगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसको ऐसे छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के हर एक के लिए अलग से फ्लक्स निकालेंगे। जैसे यहां से निकला 2, फिर यहां से निकला 1, फिर यहां से निकला 3, फिर यहां से निकला 2, ऐसे करके सबका निकाल के और सबको लास्ट में जोड़ देंगे, तो टोटल इससे निकलने वाला फ्लक्स आ जाएगा। बहुत ही इजी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस तरह से अल्पांश ले करके और इसे सॉल्व कर दें। तो कुल फ्लक्स कैसे निकालते हैं हम, कुल फ्लक्स निकालेंगे फाई इज इक्वल टू समीशन कर देते हैं हम किसका,
d इसका, जितने भी इसमें से छोटे छोटे फ्लक्स निकले उन सबको ऐड कर देते हैं। लेकिन जब ये हमने देखा था 11th क्लास में, जब हमने वहां पे समाकलन पढ़े थे फिजिक्स के अंदर, मैथ्स के अंदर आप 12वीं क्लास में देखेंगे, लेकिन जब हमने फिजिक्स के अंदर समाकलन पढ़े थे तो वहां देखा था कि जो ये एलिमेंट ले रहे हैं हम ds वेक्टर, ये बहुत ही छोटा हो जाए, इट्स मीन ds वेक्टर टेंड्स टू 0, तो हम क्या करते हैं, इसको जो समीकरण का चिन्ह है इसको एक दूसरे चिन्ह में बदल देते हैं, और किसमें बदलते हैं वो आपको याद होना चाहिए, तो उसे बदलते हैं हम समाकलन में। तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। तो फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन किसका, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर का। इस तरह से हम जब विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो तो उसके लिए फ्लक्स की गणना करते हैं। ये हुई हमारे पास में इक्वेशन नंबर, इसको देते हैं 2, और ये हो गई 3rd। तो जो मेन इक्वेशन है वो तो इक्वेशन फर्स्ट है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी थी, लेकिन जब विद्युत क्षेत्र एक समान ना हो तो हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं विद्युत फ्लक्स को। यहाँ पे आकर के हमारा विद्युत फ्लक्स खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे सतत आवेश के बारे में, कि सतत आवेश क्या होता है और उसे हम कैसे काम में लेते हैं, उसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, वो हम वहां पे देखेंगे। ये दूसरी टर्म होगी आपके पास में, पहली टर्म विद्युत फ्लक्स और दूसरी टर्म सतत आवेश कंटिन्यूअस चार्ज। तो ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सतत आवेश का वितरण होता है, ये भी गाउस के नियम में बहुत ही यूजफुल है, इसको भी काम में लेते हैं हम, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे कैसे क्यों इसकी जरूरत पड़ती है। अभी हमें यही करना है, इसको क्लियर कीजिए पहले आप। थैंक यू स्टूडेंट।